Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 7th of February 2022, Monday. Motivation of the day is whenever or wherever you go with all your heart. In today's discussion, we are going to cover these important news. In first news, we will be discussing about the RBI and NBFC's negotiation on opening of the credit card business. दूसरी न्यूज़ जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिफेंस फंड को बूस्ट करने से रिलेटेड है। थर्ड न्यूज़ में हम बैंक्स के लोन ग्रोथ टारगेट के बारे में डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम डिस्कसिंग दीज थ्री मेजर न्यूज़ वी विल डिस्कस सम अदर इम्पोर्टेंट शॉर्ट न्यूज़ क्लिप्स दैट आर रिलेटेड टू Suzlon bailout as well as steel, auto, textile firms and their PLI job target. Third news, we will be discussing about the LIC and its return on equity as per the CRISIL. Fourth news, we will be discussing about retail investors and their participation in NSE companies as per the recent data. Last news is all about the increasing crude oil prices and Saudi Arabia's decision to further increase the crude oil prices. So this is going to be the very important discussion, so do not skip the discussion. Let's start with article number 1 that is given on page number 1 of Business Standard. RBI NBFCs in early talks to open up credit card business. क्रेडिट कार्ड का बिजनेस इंडिया में एक मेजर पैराडाइम शिफ्ट की तरफ जा रहा है, क्योंकि आरबीआई और कुछ एनबीएफसीज जो है वो नेगोशिएशन कर रही हैं, एक्सप्लोरेटरी टॉक्स कर रही हैं, जिसमें कुछ शेडो बैंक्स को या कुछ एनबीएफसीज को अलाउ कर दिया जा सकता है फॉर इशूइंग द क्रेडिट कार्ड एज पर द रीसेंट इंफॉर्मेशन एंड एज पर द एक्सपर्ट्स दिस विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मूव। तो कुछ एनबीएफसीज या उनको शेडो बैंक्स भी हम कह सकते हैं, वो आरबीआई से नेगोशिएशन कर रहे हैं, डिस्कशन कर रही हैं और इस पॉसिबिलिटी पर काम किया जा रहा है, इस पॉलिसी पर बात करी जा रही है कि क्या कुछ शेडो बैंक्स को, कुछ एनबीएफसीज को क्रेडिट कार्ड इशू करने की परमिशन या ऑथराइजेशन या लाइसेंसिंग दी जा सकती है। तो क्या अभी का क्या स्टेटस है? क्या अभी एनबीएफसीज क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करती हैं? अभी भी एनबीएफसीज जो हैं, कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं वो कार्ड इशू करती हैं, बट येस, as of now they can only issue any sort of credit card with co-branded बैंक्स। तो बैंक से एसोसिएट करके या बैंक से किसी भी तरह के वेंचर करके को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स इशू कर सकती हैं एनबीएफसीज। जो नेगोशिएशन चल रहा है वो चल रहा है स्टैंड अलोन बेसिस के लिए। इट मीन्स अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो एनबीएफसीज को स्टैंड अलोन बेसिस पर विदाउट एनी को ब्रांडिंग दे कैन इशू द क्रेडिट कार्ड। तो ये डिस्कशन कहाँ से स्टार्ट हुआ एक्चुअली? ये डिस्कशन आरबीआई का एक सर्कुलर था, सेंट्रल बैंक का एक सर्कुलर, जो कि जुलाई 7 2004 में आया था, जिसमें क्लियरली मेंशन था एनी कंपनी इवन इंक्लूडिंग द नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनीज, नॉन डिपॉजिट एनबीएफसीज या जिनको हम शेडो बैंक्स भी बोलते हैं, intending to engage in this activity. Which activity? Issuance of the credit cards require a certificate of registration apart from specific permission to enter into the business, the prerequisite for which is the minimum net owned fund of rupees 100 crore and subject to the such terms and condition as banks or RBI central banks may specify in this behalf from time to time. तो इस सर्कुलर के 18 साल के बाद से एनबीएफसीज जो हैं वो अब इस बात की कोशिश कर रही हैं कि उन्हें स्टैंड अलोन परमिशन दे दी जाए क्रेडिट कार्ड इशू करने की। अभी कोई भी एनबीएफसी अगर क्रेडिट कार्ड इशू करना चाहे तो उसे किसी पर्टिकुलर बैंक से एसोसिएट होना पड़ेगा, किसी बैंक से मिल करके वेंचर करके ही क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं। हालांकि as per the circular of 2004, this circular or RBI's direction did not place any regulatory ban on NBFCs for issuing the credit card.
तो ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि अचानक से 2004 के सर्कुलर के 18 साल बाद ऐसा क्या हुआ जिससे कि एनबीएफसीज का जो इंटरेस्ट है वो इस क्रेडिट कार्ड इशू बिजनेस में या क्रेडिट कार्ड बिजनेस में इंक्रीज हो गया। अगर हम देखें रिसेंटली तो एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी आरबीआई के वर्किंग ग्रुप ने, दैट इज रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लेंडिंग थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड मोबाइल ऐप, जो नवंबर लास्ट ईयर में पब्लिक के कमेंट के लिए डाली गई थी। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट एंड अकॉर्डिंग टू the recommendations of this reports, now NBFCs are actually have the renewed interest and more interest into this area of business for issuing the credit card। और इसीलिए कुछ NBFCs या कुछ शेडो बैंक जो हैं वो RBI से डिस्कस कर रहे हैं कि आपके सर्कुलर के अकॉर्डिंग 2004 के सर्कुलर के अकॉर्डिंग हमें मनाही नहीं है, एनी एनबीएफसीज कैन गो फॉर इशूइंग द क्रेडिट कार्ड। अपार्ट फ्रॉम इट जो वर्किंग ग्रुप की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग भी जो बिजनेस है क्रेडिट कार्ड का वो फ्लरिशिंग है इंडिया में, और एनबीएफसीज को एक इक्वल रोल पार्टिसिपेट करने की बात कही गई है, जिसकी वजह से एनबीएफसीज का जो इंटरेस्ट है रिसेंटली क्रेडिट कार्ड इशू बिजनेस में, क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में ये इंक्रीज हुआ है, एंड दैट इज वाई दे आर एक्चुअली एट अ नेगोशिएटिंग टेबल। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर ये प्रपोजल आरबीआई एक्सेप्ट कर लेती है, ये नेगोशिएशन, ये डिस्कशन सक्सेसफुल हो जाता है, तो इसके बाद इंडिया में क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस है वो एक मेजर शिफ्ट में जा सकता है, जिसे हम बोलते हैं जनरली पैराडाइम शिफ्ट, एक सडनली मेजर शिफ्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि इंडिया में अगर हम देखें क्रेडिट कार्ड की पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, 67 मिलियन क्रेडिट कार्ड सर्कुलेशन में है, a little over 50% have been issued to a sub segment of card holder। बहुत अच्छा पेनिट्रेशन इंडिया में क्रेडिट कार्ड्स को लेकर के नहीं है। अप्रोक्सीमेटली उसके कंपैरिजन में 935 मिलियन जो है वो डेबिट कार्ड सर्कुलेशन में, अगर हम देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 950 मिलियन डेबिट कार्ड सर्कुलेशन में है, उसके कंपैरिजन में केवल और केवल 60 मिलियन क्रेडिट कार्ड इंडिया में सर्कुलेशन में है। अप्रोक्सीमेटली 550 million customers data is with credit bureau, and 120 million formally employed Indians have no credit card। So it seems that this particular credit card business has a huge growth potential। इसको इस डेटा को देखकर लगता है कि क्रेडिट कार्ड बिजनेस इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उस बिजनेस में, और इसी वजह से जो एनबीएफसीज हैं दे एक्चुअली वांट टू इन्वेस्ट और दे एक्चुअली वांट टू वेंचर इनटू दिस बिजनेस। नीति आयोग मास्टर कार्ड रिपोर्ट ऑल्सो बैट्स फॉर एनबीएफसीज इन क्रेडिट कार्ड स्पेस। और ऐसा नहीं है कि पहली बार सिर्फ आरबीआई के वर्किंग ग्रुप ने ऐसा कहा है, 2004 के सर्कुलर के बाद से आरबीआई के वर्किंग ग्रुप के अलावा नीति आयोग की एक जो रिपोर्ट है उसमें भी एनबीएफसीज को कहा गया पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया गया, और कहा गया कि एनबीएफसीज को क्रेडिट कार्ड के स्पेस में एंट्री अलाउ करनी चाहिए आरबीआई को। तो तीन जो है रिपोर्ट, इसके अलावा और जो एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू वो भी इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि एनबीएफसीज और शेडो बैंक्स शुड बी अलाउड टू वेंचर इनटू क्रेडिट कार्ड स्पेस। तो प्रॉबेबली इस बार के नेगोशिएशन के बाद हो सकता है एनबीएफसी से कुछ एनबीएफसी को टर्म्स एंड कंडीशन फाइनेंशियल सिचुएशन के बेसिस पर क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए अलाउ कर दिया जाए। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 of Business Standard। Finance Ministry eyes new ways to boost defense fund। So Finance Ministry has rejected the funding pattern of non-lapsable defense fund recommendation जो कि 15th Finance Commission FFC ने दी थी। 15th Finance Commission ने रिपोर्ट दी थी कि there should be the funding pattern of defense sector in such a way that should be नॉन लैप्सेबल। पर फिलहाल के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस फंडिंग पैटर्न के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया है। इसके अलावा इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर नॉन लैप्सेबल डिफेंस फंड द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज एक्सप्लोरिंग द न्यू मीन्स ऑफ फंडिंग। क्यों कहा है ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने? बेसिकली ये नॉन लैप्सेबल जो फंड का आइडिया था ये
जो कि 15th फाइनेंस कमीशन ने दिया था, इस आइडिया को या इस प्रैक्टिस को क्यों फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया? एज पर द मिनिस्ट्री का जो ओपिनियन है इस नॉन लैप्सेबल फंडिंग सिस्टम या फंडिंग पैटर्न को लेकर के, मिनिस्ट्री का ये कहना है कि पुटिंग मनी डायरेक्टली इनटू नॉन लैप्सेबल फंड, सीधे जो एक पूल बनाया जाए फंड का, उसमें अगर पैसा डाल दिया जाए डिफेंस के लिए, जो कि बेसिकली पर्पस था, जो रिकमेंडेशन थी 15th फाइनेंस कमीशन की, दैट इज एक्चुअली अगेंस्ट द गुड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस, क्योंकि ये जो एनुअल स्क्रूटनी है पार्लियामेंट की, इसको बाईपास कर देगा। तो बाईपासिंग एनुअल पार्लियामेंट स्क्रूटनी इज अगेंस्ट द गुड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस, एंड दैट इज व्हाई फाइनेंस मिनिस्ट्री इज नॉट गोइंग फॉर दिस sort of new funding pattern as proposed by 15th फाइनेंस कमीशन। तो अगर देखें कमीशन की जो रिकमेंडेशन रही है डिफेंस के केस में, तो मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशन को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक्सेप्ट नहीं किया है, स्पेशली जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है। गवर्नमेंट इज नॉट लाइकली टू एग्री पुट मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया इनटू अ नॉन लैप्सेबल फंड। आई होप दैट यू ऑल माइट बी गेटिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन लैप्सेबल फंड। यहाँ पर सीधा सीधा जो फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी उसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर बताऊँ, तो एज पर द कमीशन रिपोर्ट, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, वहां से एक फिक्स्ड अमाउंट का मनी निकाल करके एक तरह के फंड, डिफेंस फंड में डाल दिया जाए, एंड दैट पर्टिकुलर फंड विल बी नॉन लैप्सेबल। नॉन लैप्सेबल मतलब कि अगर किसी पर्टिकुलर बजट ईयर में वो पूरा फंड अपनी एलोकेशन के अकॉर्डिंग खर्चा नहीं होता है, तो वो वापस नहीं लिया जाएगा, वो उसी फंड में बना रहेगा। दैट कैन बी टेकन अप इनटू नेक्स्ट बजट ईयर, और उसके बाद भी आगे आने वाले कई सालों तक उसको यूज़ किया जा सकता है। मतलब वो लैप्स नहीं होगा फंड एक बार कंसोलिडेटेड फंड से निकलने के बाद से। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का, हम ये कह सकते हैं गवर्नमेंट का कहना है कि इट इज़ अगेंस्ट गुड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस दैट यू टेक अ वोट फ्रॉम द पार्लियामेंट एंड कीप इट असाइड इनटू अ सेपरेट बॉक्स. Every year we must go and get the approval. It is the good parliamentary discipline, but to keep an assurance of funding, we will look for an alternative mechanism. हालांकि फाइनेंस कमीशन ने जो ये रिकमेंडेशन दी उसका अपना लॉजिक था। उनका ये कहना था कि डिफेंस के सेक्टर में एक सफिशिएंट फंडिंग के लिए, डिफेंस के मॉडर्नाइजेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर फंडिंग की और एक रेगुलर फंडिंग की, कंसिस्टेंट फंडिंग की ज़रूरत है। और इसी के लिए नॉन लैप्सेबल अगर एक फ़ंड गवर्नमेंट क्रिएट करती है जिसमें क्या हुआ पैसा लैप्स नहीं होगा, ईयर टू ईयर मेंटेन रहेगा, और जब मनी की रिक्वायरमेंट होगी तब डिफेंस मिनिस्ट्री या जो कमेटी है वो उस मनी को यूज़ कर सकती है फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो इससे एक सफिशिएंट और कंसिस्टेंटली फंड सप्लाई बनी रहेगी, एंड दैट विल बी द गुड मूव फॉर बूस्टिंग डिफेंस फंडिंग। लेकिन फिलहाल के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये कहना है कि एवरी टाइम इट इज़ नेसेसरी कि हम पार्लियामेंट से अप्रूवल लें और अप्रूवल के बाद पैसा ट्रांसफ़र करें, और वो पैसा कितना खर्च हुआ उसको प्रॉपर स्क्रूटनी हो। ट्रेडिशनली अ नॉन लैप्सेबल फंड इज़ बेस्ड ऑन सम ईयर मार्क रिवेन्यू। जीएसटी के कुछ परसेंटेज को फिक्स कर दिया हमने, या किसी तरह के कॉम्पनसेशन सेक्स जो सेस होता है उस पर कुछ परसेंटेज जो है वो फिक्स कर दिया, जिसको हेल्थ केयर सेस या एजुकेशन सेस के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह के जो फंड्स होते हैं वो जनरली नॉन लैप्सेबल होते हैं कि भाई जीएसटी का जितना कलेक्शन आएगा उसका 10% जो है वो इस फंड में जाएगा, एंड दैट पर्टिकुलर फंड विल बी यूज फॉर बूस्टिंग डिफेंस, दैट मे बी बूस्टिंग एजुकेशन, हेल्थ, इस तरह के सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, या वहाँ पर एलोकेशन इंक्रीज करने के लिए, या वहाँ पर फंडिंग इंक्रीज करने के इस तरह के नॉन लैप्सेबल फंड लगाए जाते हैं। तो डिफेंस के लिए भी यही प्रपोजल था। फिलहाल के लिए कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग यही प्रपोजल था कि डिफेंस के लिए भी एक नॉन लैप्सेबल फंड रखा जाए। लेकिन अभी के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस पर्टिकुलर प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। अगर हम डिफेंस में कैपिटल एक्सपेंडिचर के ट्रेंड को देखें तो फाइनेंशियल 2019 से लेकर के फाइनेंशियल 2030 और 23 तक इट इज़ इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, ये बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, और गवर्नमेंट का जो एलोकेशन है वो भी इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स डिफेंस के केस में गवर्नमेंट ईयर बाय ईयर जो है वो इंक्रीज कर रही है बजटरी एलोकेशन। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें ये इंक्रीज बहुत सिग्निफिकेंट नहीं, ऑल दो इट इज़ इंक्रीजिंग, इट इज़ positively increasing, but this increase is not very significant. As per the defense expert, defense industry require more funding, consistent funding, and that is why finance ministry has recommended this funding pattern, but
Finance Commission has recommended this funding pattern, but Finance Ministry has, as of now, has rejected and assured that they are looking for some other alternative funding mechanism instead of going for non-lapsable funding pattern. तो ये क्लियर कर दिया है कि फिलहाल के लिए नॉन लैप्सेबल फंडिंग पैटर्न बना जा करके गवर्नमेंट विल थिंक अबाउट सम अदर ऑल्टरनेटिव फंडिंग मैकेनिज्म. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6. बैंक्स अप लोन ग्रोथ टारगेट. Large public sector banks have revised their upward credit growth target. So, current financial year के लिए जो बड़े बड़े public sector banks हैं उन्होंने अपनी credit growth target को रिवाइज किया. मोस्ट ऑफ द बैंक से हमें बोल सकते हैं अपवर्ड रिवीजन किया, इंक्रीज किया है अपने क्रेडिट ग्रोथ के टारगेट को. क्रेडिट ग्रोथ के टारगेट को मतलब कि वो इस फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना लोन जो है, कितना क्रेडिट जो है वो लेंड करेंगे. व्हाई? बिकॉज इफ यू नो नंबर ऑफ टाइम आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट फॉर बैंक्स के लिए, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, उनके लिए उनके क्रेडिट, उनके लोन्स ही उनके असेट्स होते हैं. क्रेडिट लोन्स ही जो बैंक्स के लिए असेट होते हैं वही इनकम जनरेट करते हैं. तो डेफिनेटली अगर बैंक की क्रेडिट ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी तो उनकी इनकम भी ज़्यादा होगी. तो बैंक्स विल बी एबल टू मीट आउट देयर डिमांड, देयर फंडिंग रिक्वायरमेंट, देयर NPA provisioning, and definitely can improve their financial performance. So this is following the revival of demand from the corporate sector and small and medium enterprises, even as a nascent economic recovery is taking shape after the budget announcement. तो budget announcement में जिस तरह से startups के लिए, corporate sector के लिए टैक्स को रिड्यूस किया गया है, तो बैंक्स ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो बढ़ेगी. फिलहाल उनका ये एंटिसिपेशन है कि कॉरपोरेट सेक्टर में डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होगी. स्मॉल एंड स्केल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं उनमें जो लोन की डिमांड है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि टैक्स जो है वो गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिए हैं. बहुत सारे टैक्स हॉलीडेज देने की भी बात हो रही है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट जो है कॉरपोरेट सेक्टर में और SMEs के सेक्टर में वो इंक्रीज होगा. और इन्वेस्टमेंट के लिए दीज कॉरपोरेट सेक्टर्स और SMEs विल गो फॉर टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, एंड इनटू दिस banks have the good opportunity for revising their credit growth target, especially for current financial year. और अगर पिछले कुछ सालों का देखें क्रेडिट ग्रोथ रेट का टारगेट, सो क्रेडिट ग्रोथ रेट ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैड एसिलरेटेड टू 9.2% year on year basis by the end of December 2021. तो कि 7 था नवंबर तक, 7 नवंबर में 7% था, जो कि बढ़ते बढ़ते 9.2 तक आ गया दिसंबर 2021 तक. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस अप्रैल 2020, तो पैंडेमिक के पीरियड के ड्यूरेशन में फर्स्ट टाइम दिस हैज़ क्रॉस द मार्क ऑफ 9.2%. लेकिन अगर रीसेंट देखा जाए तो जनवरी 2020 में जो क्रेडिट ग्रोथ रेट रही है वो कॉन्ट्रैक्ट करी है एज पर द रीसेंट डेटा, फॉल करके 8% तक. जो दिसंबर में 9.2% था, दिसंबर 2021 में 9.2% थी क्रेडिट ग्रोथ रेट, वो रिड्यूस होकर के जनवरी में 8% तक आ गई है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं कंट्री का लार्जेस्ट लेंडर है, हैज़ रिपोर्टेड 8.5% लोन ग्रोथ एट द एंड ऑफ दिसंबर. और उसका सीधा रीजन जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग है वो ये है कि ग्रोथ इन रिटेल एडवांसेस. इट मीन्स कि इंस्टेड ऑफ रिसर्जेंस इन SME एंड कॉर्पोरेट एडवांसेस, रिटेल ग्रोथ रिटेल लोन की अगर हम बात करें, रिटेल लोन ग्रोथ की बात करें तो ये भी इंक्रीज हो रहा है. रिटेल लोन मतलब
बेसिकली जो होम लोन, जो इंडिविजुअल लोन्स लेते हैं, हाउस होल्ड्स जो लोन लेते हैं, होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, एजुकेशन लोन है, जो कुछ छोटे छोटे क्वांटम के लोन होते हैं, छोटे छोटे लोन होते हैं, उनको रिटेल लोन्स बोलते हैं। जनरली हाउस होल्ड्स इंडिविजुअल लेते हैं इस तरह के लोन। कॉरपोरेट हाउसेस, एसएमईज ही जनरली बड़े बड़े बिग लोन्स में जाते हैं। तो ये एसबीआई का कहना है कि जो ये 8.5% का ग्रोथ रेट दिसंबर में देखने को मिला है, ये केवल और केवल कॉरपोरेट एडवांसेस या एसएमईज की वजह से नहीं है। रिटेल जो लोन है उसने भी, रिटेल जो एडवांसेस है उसने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इवन अगर पूरा पैंडेमिक का सिनेरियो हम देखें तो पैंडेमिक के ड्यूरेशन में जबकि कॉरपोरेट लोन और बिग लोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा सबड्यूड रहे, रिटेल लोन्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बैंकिंग सेक्टर के लोन ग्रोथ को सपोर्ट करने में। तो जो अगर आप थोड़ा सा भी डेटा देख पाए तो उसमें आपको क्लियरली विजिबल होगा कि पैंडेमिक के ड्यूरेशन में एसएमईज हों चाहे वो कॉरपोरेट हाउसेस हों, उनका जो बड़ा बड़ा लोन होता है वो बहुत ज़्यादा कम रहा। जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, जो ग्रोथ को सपोर्ट किया, क्रेडिट ग्रोथ को सपोर्ट किया, अगर बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी क्रेडिट ग्रोथ को सपोर्ट किया तो दैट सपोर्ट इज गिवन बाई रिटेल लोन्स, हाउस होल्ड लोन्स, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, हेल्थ केयर लोन। इस तरह के लोन ज़्यादा देखने को मिले हैं पैंडेमिक में, और इस लोन ग्रोथ ने ही बैंक के जो क्रेडिट ग्रोथ टारगेट्स हैं उसको मेंटेन रखा है। हालांकि बजट के बाद से ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि देयर विल बी रीसर्जेंस इनटू दिस पर्टिकुलर बिग लोन सेगमेंट, और जिसकी वजह से जो बैंक्स हैं वो रिवाइज कर रहे हैं अपना डेटा। दिस इज द क्रेडिट ग्रोथ ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक सिंस फाइनेंशियल 2016 टू 17 टू 21 टू 22। हम देख सकते हैं कंटिन्यूअसली इंक्रीज देखने को मिला है 17 से 19 के बीच में, लेकिन इसके बाद हमें डिक्रीज देखने को मिला है कॉरपोरेट और बिग लोन्स में, स्पेशली क्रेडिट जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की। और इस अगर हम डाउनवर्ड ट्रेंड को देखें तो इसमें एक पैंडेमिक रीज़न था, और पैंडेमिक की पहले इफ़ यू आर अवेयर विद द इकोनॉमी, उस समय भी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो 4.1% की ग्रोथ रेट से ग्रो कर रही थी। बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट अच्छा नहीं था। इवन पैंडेमिक से पहले भी इंडियन इकोनॉमी वाज फेसिंग द रिसेशनरी विंड्स, जिसकी वजह से इनिशियल ईयर्स में 2019 और 20 में भी जो लोन ग्रोथ है, जो क्रेडिट ग्रोथ रेट बैंक की थी वो डाउन हुई थी, क्योंकि और उसी ड्यूरेशन में इफ़ यू रिमेंबर कॉरपोरेट टैक्स को भी रिड्यूस किया गया था बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री इन ऑर्डर टू रिवाइव द इकोनॉमी। तो इंडिया पैंडेमिक से पहले भी बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं चल रही थी। जो कॉरपोरेट लोन्स थे वो भी डाउनवर्ड ट्रेंड में थे। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर इफ़ यू रिमेंबर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड था, जिसको रिवाइव करने के लिए कुछ गवर्नमेंट ने मेजर लिए थे, और वो मेजर जब तक की शेप लेते, उन मेजर्स का इम्पैक्ट आता, इंडिया वाज इन द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक। तो उसकी वजह से भी जो क्रेडिट ग्रोथ रही कमर्शियल बैंक्स की, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की, वो कम रही। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 22 में ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9%, और इसीलिए बैंक्स जो हैं वो रिवाइज कर रहे हैं अपने लोन ग्रोथ के टारगेट को भी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Steel, auto, textile firms at heart of PLI job targets. So the government's ambitious target of generating 6 million job in upcoming 5 years. तो गवर्नमेंट के लिए जो फिलहाल का 6 मिलियन का टारगेट है जो गवर्नमेंट ने रखा है पीएलआई स्कीम से, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएलआई स्कीम एंड व्हाट इज एक्चुअली पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम है क्या? तो अभी के लिए न्यूज़ देख लेते हैं। पीएलआई स्कीम के तहत गवर्नमेंट का जो एम्बिशियस टारगेट है कि गवर्नमेंट 6 मिलियन की जॉब्स जनरेट करेगी आगे आने वाले 5 सालों तक थ्रू दिस पीएलआई स्कीम। तो उस 6 मिलियन की जॉब के लिए गवर्नमेंट ने 14 में से 5 सेक्टर को टारगेट किया कि ये 5 सेक्टर जो हैं, जो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, दीज सेक्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग दिस 6 मिलियन जॉब। 14 सेक्टर्स जहाँ पर पीएलआई स्कीम को लॉन्च करने की या पीएलआई स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की गवर्नमेंट ने बात करी, उन 14 में से 5 सेक्टर को गवर्नमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगी फॉर जनरेटिंग these 6 million job. Why? Because if you see these 5 sectors, they are actually labor intensive sectors. Labor intensive sector means जहां पर कम इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा जॉब जनरेट होती है। दो तरह के सेक्टर्स होते हैं, लेबर इंटेंसिव और
कैपिटल इंटेंसिव जहां पर मशीनरी का ज़्यादा रोल होता है, कैपिटल का ज़्यादा रोल होता है। लेबर इंटेंसिव जहां पर आप लेबर को ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा जॉब जनरेट होती हैं कम इन्वेस्टमेंट से। जबकि कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स में मशीनरी के थ्रू, कैपिटल के थ्रू काम किया जाता है। लेबर यहाँ बोल सकते हैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से कम जॉब जनरेट होती हैं। तो जनरली इन 5 सेक्टर पर गवर्नमेंट ने फोकस किया। कौन से वो 5 सेक्टर्स हैं? टेक्सटाइल, स्टील, white goods such as AC, LED, auto components and high-tech mobile device manufacturing। तो ये 5 सेक्टर ऐसे जो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं फॉर रीचिंग दिस मैजिक नंबर ऑफ 6 million jobs into upcoming 5 years. So based on the commitment made by companies on which the government has based its target, these 5 sectors will account for 53% of the job that needed to be generated through direct and indirect employment। तो जो 6 मिलियन की जॉब है, इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 53% जॉब जो है ये केवल और केवल ये 5 सेक्टर्स जो हैं वो जनरेट करेंगे। कौन कौन से 5 सेक्टर्स? फिर से मैं रिपीट करूँ, टेक्सटाइल, स्टील, white good, LED, high-tech mobile devices and auto component manufacturing company। So these sectors are actually going to play a very important role for generating the जॉब इनटू अपकमिंग 5 years। तो हम ये देख सकते हैं, ये जो टारगेट है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है फॉर डिफरेंट सेक्टर्स की। मोबाइल सेक्टर कितनी जॉब, डायरेक्ट जॉब और इनडायरेक्ट जॉब जनरेट करेगा, टेक्सटाइल, ऑटो, वाइट गुड्स, स्पेशलिटी स्टील, फूड प्रोडक्ट्स, IT हार्डवेयर। सो ये टारगेट गवर्नमेंट ने इन स्पेसिफिक सेक्टर्स को दिया है, टोटल जॉब्स टू बी क्रिएटेड अंडर PLI स्कीम, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। वाई दिस न्यूज़ इज इम्पॉर्टेंट? एक तो ये न्यूज़ ये ट्रेंड इंडिकेट करेगी कि किस सेक्टर में जॉब्स जो है आगे आने वाले टाइम में जनरेट हो रही हैं, और इससे क्लियरली ये मेंशन होगा कि किस तरह की स्किल रिक्वायरमेंट होगी आगे आने वाले 5 सालों में। तो जो एकेडमिया है उसको भी एक इंडिकेशन जाएगा कि वो इस तरह की स्किल्स को जनरेट करे, क्योंकि आगे आने वाले 5 सालों में ये स्किल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू PLI स्कीम। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। LIC थर्ड लार्जेस्ट but gives highest ROE of 82%. CRISIL. So IPO bound National Insurance LIC is not only the world largest when it comes to home market share with over 64% of total gross written premium as of 2020, but also one that offers the highest rate return on equity एज पर द क्रिसिल। तो एज पर द क्रिसिल LIC जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इस समय ऐसी इंश्योरेंस कंपनी जो सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है विद 82% ROE एज पर द क्रिसिल और एज पर द डेटा ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। हालांकि अगर क्रिसिल की रिपोर्ट को और हम डीपली देखें तो ये क्लियरली क्रिसिल की रिपोर्ट में दिख रहा है, हालांकि डेटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं रहा, कि LIC का जो मार्केट शेयर है वो 2000 से कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। 2000 में इट वाज 100%। LIC वाज अ स्टैंड अलोन कंपनी और स्टैंड अलोन कॉम्पिटिटर इनटू दैट स्पेस। 2000 से ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। 71.8% आया 2016 में 71% रहा मार्केट शेयर LIC का, जो कि फर्दर डिक्रीज हुआ फाइनेंशियल ईयर 2020 में। जो LIC का मार्केट शेयर है वो 64.1% रहा। तो हम ये देख सकते हैं कि 2000 में जो 100% मार्केट शेयर था वो 2020 तक डिक्रीज होते हुए 64.1% तक रह गया इन नवंबर 21, विच इज नॉट येट मेड पब्लिकली अवेलेबल। At 64.1% or with gross written premium of approximately 56.405 billion, LIC's market share is unparalleled globally. Instead of this decreasing market share, the LIC's performance is unparalleled globally. और अगर LIC की तरह ही अगर हम और कंट्रीज़ के जो बड़े इंश्योरर हैं उनको कंपेयर करें तो चाइना में जो पिंग एंड इंश्योरेंस और चाइना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसका मार्केट शेयर 21% है। इसी तरह
जापान में जो निप्पन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसका मार्केट शेयर 16.2% है। तो अगर काउंटर पार्ट कंट्री से कंपेयर किया जाए तो उसके कंपैरिजन में ये जो 64.1% मार्केट शेयर है एलआईसी का, ये वर्ल्ड में या ग्लोबली अनपैरेलल्ड है। इमर्जिंग इकोनॉमी में किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का इवन चाहे गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनी रही हो, किसी भी कंपनी का इतना बड़ा मार्केट शेयर नहीं है। और सिमिलरली द रिपोर्ट सेज दैट एलआईसी हैज द हाईएस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी अमंग इट्स पेयर एट 82%, and because of this even LIC is offering highest return on equity in comparison to their counterpart countries. 82% return on equity hai. This is followed by Ping An Insurance of China, which is the world largest at 94.5%, Aviva 14.8%, and China Life Insurance at 11.9%. तो हम देख सकते हैं कहीं भी LIC के कंपैरिजन में कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। Again, globally, Allianz of Germany is the largest life insurance in terms of life insurance premium and is the second in terms of total assets. First one is LIC. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। शेयर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स इन एनएससी कंपनीज एट रिकॉर्ड हाई। इफ यू आर फॉलोइंग माय लेक्चर्स रेगुलरली, नंबर ऑफ टाइम आई हैव डिस्कस कि रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं इस बार इंडिया में, जो अगर शेयर मार्केट का पैटर्न देखा जाए स्पेशली पैंडेमिक के ड्यूरेशन में, तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा है। केवल शेयर मार्केट में नहीं, अदर बॉन्ड मार्केट या अदर मनी मार्केट्स को देखें तो वहाँ पर भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका शेयर बढ़ा है। कई सारे एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना था कि जो ये बूम हमें देखने को मिला रिसेंट टाइम में स्टॉक मार्केट में, इंडिया की स्टॉक मार्केट में, जबकि अदर स्टॉक मार्केट जो थी वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी, इंडिया की स्टॉक मार्केट जो थी वो कंटिन्यूसली रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दे रही थी। तो दैट ऑल बिकॉज ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स। Retail investors have gained significant heft in the past year amid the sustained uptick in the Indian equity. The share of retail investors in company listed on NSE reached all-time high at 7.32% in the quarter that has ended on December 31, 2021. तो December 31, 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग जो रिटेल पार्टिसिपेशन एनएससी की कंपनी में, लिस्टेड कंपनीज में रहा, दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 7.32%, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट नंबर या हाईएस्ट पार्टिसिपेशन रहा है। अगर इसी तरह प्रीवियस क्वार्टर की बात करी जाए तो उसमें जो रिटेल पार्टिसिपेशन था वो 6.9% का था एक साल पहले, एज पर द डेटा फ्रॉम प्राइम इन्फोबेस shows. Or even after this increase was despite of the Nifty's 1.5% fall during the quarter. तो इस क्वार्टर में निफ्टी में 1.5% का फॉल देखने को मिला। इसके बावजूद भी रिकॉर्ड हाई नंबर रजिस्टर किया रिटेल पार्टिसिपेशन ने विद 7.32%। इसके अलावा एनएससी में जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HNIs भी बोलते हैं, इनका पार्टिसिपेशन भी निफ्टी में लाइफ टाइम हाई रहा विथ 2.26% ड्यूरिंग द क्वार्टर। और अगर इन दोनों के शेयर को मिलाया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और रिटेल इन्वेस्टर्स अप्रॉक्सीमेटली 9.58% का पार्टिसिपेशन रहा है इन दोनों ही सेक्शन का इनटू एनएससी स्टॉक मार्केट। As per the experts, during pandemic, investors have had more time and disposable income to dabble into stock, and sustained uptick in share prices, a low interest rate environment, ease of opening demat accounts, availability of stock, and specific sector specific information on mobile apps. All these factors have actually spurred their participation into NSE as well as into other stock market. ये सारे फैक्टर रहे जिसकी वजह से रिटेल पार्टिसिपेशन जो है वो पैंडेमिक के ड्यूरेशन में बढ़ा है। एंड दिस इज द ग्राफ दैट यू कैन सी retail investment into Indian equity, and we can easily see it increasing in terms of percentage. So 7.32 retail participation रहा, 2.26% का हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का पार्टिसिपेशन रहा, दोनों मिलाकर के 9.58% का पार्टिसिपेशन देखने को मिला, जो कि रिकॉर्ड हाई अभी तक का हाईएस्ट नंबर है इनटू एनएससी
listed companies. अब देख लेते हैं next clip. Crude test $95 per barrel. Saudi increases oil prices. So Saudi Arabia raised oil prices for customers in Asia, US and Europe, and after crude surged to almost $95 per barrel. तो सऊदी अरेबिया स्टेट फर्म्स जो है उन्होंने फ़िलहाल के लिए जिस हर तरह के जो ग्रेड के ऑयल हैं उनको उनका जो रेट है वो इंक्रीज़ कर दिया है, मोर स्पेसिफिकली जो उसकी मेन मार्केट है एशिया में उसके लिए। तो मार्च में आने वाले टाइम में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। द कंपनी रेज इट्स की अरब लाइट ऑयल फॉर द रीज़न बाय 60 सेंट्स फ्रॉम February टू $2.82 पर बैरल। तो जो 60 सेंट्स था उसको $2.80 पर बैरल कर दिया है अबव द बेंचमार्क इट जनरली यूजेस। इसके अलावा जो अदर एशियन ग्रेड्स हैं उसमें भी 40 to 70 सेंट्स पर बैरल इंक्रीज देखा गया है। यूएस प्राइसेस वर इंक्रीज बाय 30 सेंट्स। और इवन ओमिक्रॉन के स्प्रेड के बावजूद भी क्रूड ऑयल का जो कंजप्शन है वो रिड्यूस नहीं हुआ है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग demand instead of spread of Omicron variant. That is why companies or जो oil producing countries हैं they are anticipating huge growth, and that is why they have actually increased the crude oil prices. अगर Brent crude की बात करी जाए तो वो भी 20% से increase होते हुए approximately $93 पर बैरल तक पहुंच गया है। And Aramco's decision of increasing crude oil prices came days after OPEC Plus. OPEC Plus, I hope that you might be knowing what is the difference between OPEC and OPEC Plus. एक टर्म है OPEC और एक है OPEC Plus. तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए what is the difference between these two groupings, OPEC and OPEC Plus. तो Aramco का जो डिसीजन था क्रूड ऑयल प्राइसेस के रेट बढ़ाने का, that comes after OPEC Plus opted for increase its daily crude production by 4 lakhs बैरल अ डे नेक्स्ट मंथ। तो ये हम सीधा कह सकते हैं कि ओपेक प्लस ने डिसीजन लिया कि वो प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे। हमेशा ये ओपेक प्लस और ओपेक कंट्रीज के बीच में थोड़ा सा हमें तनातनी देखने को मिलती है। तो ओपेक प्लस ने डिसीजन लिया कि दे विल इंक्रीज द प्रोडक्शन, और अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली सप्लाई इंक्रीज होगी। सप्लाई अगर इंक्रीज होगी तो दैट में लीड्स टू डिक्रीज इनटू द क्रूड ऑयल प्राइसेस। और उसी पर्टिकुलर सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए सऊदी अरेबिया ने डिसाइड किया कि दे विल इंक्रीज द प्राइस। जो भी प्राइस डिक्रीज होगा सप्लाई के थ्रू उसको ओवरकम करने के लिए सऊदी अरेबिया ने फिर से जो प्राइसेस हैं क्रूड ऑयल के वो इंक्रीज कर दिए हैं। सो इन लाइन विद द ट्रेडर expectation, OPEC Plus has actually decided to increase their daily crude production, but many energy analysts doubt the group led by Saudi Arabia and Russia will add that much back to the market because of supply problems among some of its members. तो कितना एक्चुअली ये जो ऑयल की इकोनॉमी है, जो ऑयल की पॉलिटिक्स है, किस तरीके से शेप लेगी अपकमिंग टाइम में, ये देखना फिलहाल के लिए अभी इंटरेस्टिंग होगा। बट येस, इट इज़ actually for sure that oil prices are actually going to touch this number into upcoming time. Saudi Arabia और रशिया की जो फाइट है वो किस तरीके से शेप लेगी ये अदर पॉइंट ऑफ कंसर्न है। ओपेक प्लस नेशंस ने जो डेली क्रूड ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज करने की बात करी है ये भी अलग पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि वो क्या वो एक्चुअली में 4 लाख बैरल पर डे इंक्रीज करेंगे कि इट वाज जस्ट मेयर अ टॉक। हालांकि जो सऊदी अरेबिया है वर्ल्ड का बिगेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है, और अगर सऊदी अरेबिया की कंपनीज जो हैं सऊदी अरेबिया ये बात डिसाइड कर रहे हैं कि दे आर गोइंग टू इंक्रीज द क्रूड ऑयल प्राइसेस, तो उसका इम्पैक्ट हमें एशिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया पर क्लियरली देखने को मिलेगा। एरामको प्राइसिंग मूव्स ऑफन सेट द टोन फॉर अदर प्रोड्यूसर्स इन द मिडिल ईस्ट as well. So apart from increasing the crude oil prices, जो मिडिल ईस्ट के अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं वो भी सऊदी अरेबिया का डिक्टेट फॉलो करते हैं। तो लेट अस सी हाउ दिस पर्टिकुलर इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस will challenge the other economies as well as India. So all these are the differences. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platform, Twitter, ResearchGate, Facebook, Instagram. Link for the same has been given in the description box, in the chat box as well. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.